हेलो गाइस, तो जैसे आप सबको पता है कि रफ़ाल जो है वो इंडिया आ चुका है। तो रफ़ाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट और डसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस के बीच में एक डील हुई थी, जो डील 58,891 करोड़ की थी, जिसमें डसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस ने 36 फाइटर जेट जो हैं, जो कि रफ़ाल जिनको हम बोल रहे हैं, वो इंडिया को देने थे, जिसमें से 28 सिंगल सीटर हैं और 8 डबल सीटर हैं। ठीक है, तो अब इसकी डील से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं शॉर्ट में आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट नोट करना है कि 22 साल के बाद इंडिया को कोई एडवांस फाइटर जेट मिला है। ठीक है, 1997 में रूस से सुखोई विमान खरीदे थे, आखिरी एडवांस लेवल हमारे पास वही है। 2001 में यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 126 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला लिया और इस फैसले में 2008 में बिडिंग ओपन हुई। उस बिडिंग में अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बिड किया, रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बिड किया, स्वीडन की साब और फ्रांस की दसाल्ट ने बोली लगाई और 2012 में फ्रांस की दसाल्ट एविएशन को शॉर्टलिस्ट किया गया। ठीक है, अब 2012 में फ्रांस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद ये डिसाइड हो गया 126 हमें रफ़ाल चाहिए, उनमें से 108 इंडिया में ही बनने हैं और 18 जो है वो रनिंग कंडीशन में, फ्लाइंग कंडीशन में हमें फ्रांस डिलीवर करेगा और 108 इंडिया में बनाए जाएंगे। वो कैसे बनाए जाएंगे? जब हमें दसॉल्ट एविएशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा रफ़ाल की और उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL बनाएगा। और उस टाइम पे एक रफ़ाल की जो कॉस्ट नियर अबाउट पड़ी थी 526 करोड़ पड़ी थी। फिर 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने 2015 में इस 2014 में आने के बाद ये डील होल्ड पे चली गई। फिर 2015 में मोदी जी ने फ्रांस गए और वहाँ पे 126 की जगह 36 जेट खरीदने की बात की। ठीक है, और उस टाइम पे जो पर रफ़ाल कॉस्ट बनी वो 1640 से 1670 के बीच में कुछ नियर अबाउट बनी। और इसमें ये भी फाइनलाइज हुआ कि जितना भी इंडिया पैसा देगा रफ़ाल को खरीदने का, उसका 50% पैसा इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करेगी दसॉल्ट एविएशन। वो चाहे एक कंपनी में कर सकती है, चाहे थोड़ा थोड़ा सारी कंपनीज में कर सकती है। फिर 2016 में ये डील फाइनली साइन हो गई। ठीक है, और 2020 में 29 जुलाई को 36 में से 5 फाइटर जेट मिले, जिनको अंबाला बेस पे तैनात कर दिया गया है। तो अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स पायलट्स को जहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है वो फ्रांस का माउंट दे मार्सन एयरबेस है, जहाँ पे रफ़ाल को फ्लाई करने की ट्रेनिंग मिल रही है। तो क्या हुआ था, 27 जुलाई को 5 रफ़ेल फ्रांस से चले थे। फ्रांस में कहाँ से चले थे? मेरिनेक एयरबेस से चले थे और अंबाला पहुँचे 29 जुलाई को। 27 को चले, 29 को पहुंचे और बीच में वो एक दिन का स्टॉप लिया उन्होंने अल दाफ्रा एयरबेस अंबाला, ये अल दाफ्रा एयरबेस UAE में, और 7,000 किलोमीटर का उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है मेरिनेक और अंबाला के बीच में। अंबाला ही क्यों चूज़ किया गया? सबसे स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है अंबाला, क्योंकि अंबाला बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बिल्कुल एग्जैक्ट, पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के बिल्कुल बीच में स्थित है। यहाँ से क्या है कि जो इंडिया पाकिस्तान का, चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो 200 किलोमीटर दूर है तो यहाँ से एकदम से वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। और प्लस अंबाला से जो एक सरोगोड़ा एयरबेस है पाकिस्तान का, वो भी बिल्कुल नियर अबाउट है, 200 किलोमीटर की रेंज में है। ठीक है, वहाँ पर भी एक्शन जल्दी से लिया जा सकता है। चाइना बॉर्डर भी 200 किलोमीटर है, वहाँ पर भी जल्दी से एक्शन लिया जा सकता है। और चाइना का एक गुनगुन सा एयरबेस है जो कि ले से 100 किलोमीटर आगे है, वो भी इसकी रेंज में बहुत जल्दी आ जाएगा। और इन 5 रफ़ाल के बाद जो नेक्स्ट स्क्वाड हमें तैनात करेंगे वो बंगाल के हाशिमारा एयरबेस में करेंगे। ठीक है, अब हाशिमारा एयरबेस में आपको बता दूं ये यहाँ पे है, जिसको नेक ऑफ द इंडिया कहा जाता है, ये यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये अंबाला है। अब रफ़ाल की मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रफ़ाल जो है वो 3600 किलोमीटर की उसकी रेंज है। ठीक है, रेंज का मतलब 3600 किलोमीटर का डायमीटर में वो नजरानी रख सकता है और 3200 किलोमीटर में वो अटैक कर सकते हैं, यानी कि 1600 किलोमीटर का रेडियस पे अटैक कर सकता है। 1600 किलोमीटर लेफ्ट, 1600 राइट, 1600 आगे, 1600 पीछे। तो इस रेंज में पाकिस्तान ऑलमोस्ट कवर हो जाता है।
ठीक है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट कवर हो जा रहा है, और साथ में पाकिस्तान में एक छवादर पोर्ट है जिसको चाइना ऑपरेट करता है। स्ट्रेटेजिकली ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी रेंज में आ जाता है, और साथ में तिब्बत का भी कुछ पार्ट रेंज आ जाता है। और प्लस ये रफाल जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है। इससे इंडिया की वायुसेना को काफ़ी ज़्यादा ताकत मिली है। ठीक है, अब की पॉइंट्स देखते हैं रफाल के क्या क्या हैं, उसको क्या चीज़ें अलग बनाती हैं बाकियों से। इस एयरक्राफ्ट्स में एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन लगी है फॉर द पायलट, और ज़रूरत पड़ने पर वो ऑक्सीजन बना भी सकता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या पड़ती है, कभी लॉन्ग ऑपरेशन में, ठीक है, ये पायलट को ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और लंबी दूरी के जो हमारे मिशन होंगे उनमें ज़्यादा कामयाबी ये देगा। इसमें 24,500 किलो का वेट ये कैरी कर सकता है वन टाइम पे। इसमें सबसे एडवांस वर्जन इंजन लगा है M88-4E, और ये इंजन जो है वो राफेल को -डिग्री में भी इजीली ऑपरेशनल कर देता है। और इसमें जो रेडार लगा है, ठीक है, वो लगा है AESA रेडार, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ठीक है, अब ये रेडार क्या करता है, एक साथ 40 टारगेट को चूज करता है, डिटेक्ट करता है और उन पे एक साथ अटैक कर देता है। ये रेडार जो है ना तो पाकिस्तान के पास है ना तो चाइना के किसी जेट में है। ठीक है, और ये रेडार क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन भी देता है, ताकि अगर मान लो रफाल उड़ गया और उड़ने के बाद पता चला कि आगे टेम्परेचर ख़राब है, तो वो एकदम से अपने ऑपरेशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, एंड मोमेंट पे आके, जिससे इसके ऑपरेशन को सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इट हैज़ वॉरफेयर सिस्टम स्पेक्ट्रा। वॉरफेयर सिस्टम स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को मिलकर बनाया गया है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बट मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे दूं कि ये आपको इनविजिबल कर देता है दुश्मन के रेडार से, और ये दुश्मन के रेडार को जैम भी कर सकता है। ठीक है, इतनी खतरनाक कैपेबिलिटी है इसकी। ठीक है, और रफाल, एक और पॉइंट देखते हैं, रफाल हैज़ लाइटनिंग पोड और टारगेटिंग पोड। टारगेटिंग पोड नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर इसको ज़मीन पे फायर करना है तो इसके पास एक लाइटनिंग है। ठीक है, रेडार टाइप की लाइटनिंग है जो ज़मीन पे विजिबल कर देता है इसके टारगेट को। ठीक है, वो बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट जाता है इसका। रफाल कैन रीच द हाइट ऑफ 60,000 फीट वो 1 मिनट में कवर कर सकता है। रफाल की विजिबिलिटी 360 डिग्री है, मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह देख सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे देख रहा है पीछे नहीं देख पा रहा, हर जगह विजिबिलिटी है इसकी। और रफाल हैज़ एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम, दिस मिसगाइड्स द एनिमी। ठीक है, ये जैसे मान लो रफाल ने क्या किया, और रफाल के पास एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम है। मान लो कि दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो वो मिसाइल को मिसगाइड कर देगा और वो इस डिकॉय सिस्टम के साथ टकरा जाएगी। उससे क्या होगा, रफाल को कोई नुकसान नहीं होगा, रफाल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एडवांस है पाकिस्तान के F-16, J-17, चाइना के J-10, J-11, J-8 और J-20 से। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन सी मिसाइल लगी हुई हैं। अब इसमें स्टॉर्म शैडो मिसाइल, क्रूज मिसाइल यूज़ है, जो कि हमारे पास 550 किलोमीटर की रेंज है। इसमें आधा पाकिस्तान, मतलब ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान कवर है, और चाइना का तिब्बत और चाइना का कुछ पार्ट भी कवर है। ठीक है, रफाल में एक सुपर मिसाइल है जिसको मीटियोर मिसाइल कहते हैं, वो 150 किलोमीटर की रेंज है। और इसमें इंडियन मेड मिसाइल अस्त्र जो कि 100 किलोमीटर की रेंज वाली है, उसको भी लगाया जा रहा है। ठीक है, जिससे इंडिया मेड इन इंडिया को भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगी। अब देखो आगे इसमें एक स्कैल्प है, लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल है, AM-39 एक्सोसेट है, ये एंटी शिप मिसाइल है। इसमें एक हैमर लगा है, हैमर एक मीडियम रेंज मिसाइल है जिसको हाईली एग्नाइल मॉड्यूलर मोनिशन एक्सटेंडेड रेंज कहते हैं। ठीक है, इट स्ट्राइक्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द स्काई, मतलब स्काई से ही ग्राउंड में आ जाएगी। इट कैन डिस्ट्रॉय इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट शेल्टर एंड बंकर्स, मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेल्टर और बंकर्स हैं हिली एरिया में भी उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये थे रफाल के कुछ पॉइंट, आपका जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, जय हिंद।